हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आज की जो बड़ी न्यूज़ थी वो है टैरिफ्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की जो बात हो रही है, राइट, उसके बारे में ही मेजरली डिटेल में बात करेंगे। आज रात को मतलब सुबह हमारे 1:30 बजे के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात काफ़ी टाइम से हो रही थी, 2 अप्रैल की डेडलाइन ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले दी थी कि भाई 2 अप्रैल से हम ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी कुछ कुछ डिटेल्स अब जो है रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर हुई हैं और ऑफ कोर्स उसकी वजह से मार्केट्स आज रिएक्ट काफ़ी नेगेटिवली भी कर सकती हैं। तो क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हायर देन एक्सपेक्टेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो बेसिकली एटलीस्ट बताए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इंडिया के ऊपर हम बात करें तो 26% टैरिफ जो है अमेरिका लगाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी। जो भी सामान इंडिया से अमेरिका जाएगा उस पर 26% का इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका लगाने वाला है। ये जो है टैरिफ का मतलब होता है। अब ये किस प्रोडक्ट पे लगेंगे, किस पे नहीं लगेंगे, ये सब चीजें अभी कुछ भी डिटेल नहीं है। ये जैसे जैसे आई थिंक मोर डिटेल्स विल कीप ऑन कमिंग, राइट। तो अभी कुछ डिटेल नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया है। तो अब कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। चाइना के ऊपर 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो रही है और 20% पहले लगा हुआ है, तो ये एडिशनल है। तो चाइना के ऊपर 54% टैरिफ लगाने की बात जो है कही है, जो चार्ट उन्होंने पेश किया था उसके। यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% टैरिफ लगाने की बात हुई है। वियतनाम के ऊपर 46% टैरिफ लगाने की बात हुई है। जापान के ऊपर 24%, ताइवान के ऊपर 32%, साउथ कोरिया के ऊपर 25%, राइट। जो बड़े बड़े मेजर मेजर कंट्रीज में आपको बता रहा हूँ, यूके के ऊपर 10% ही है। मिनिमम 10% तो हर कंट्री के ऊपर है, 10% से नीचे किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं है। तो बांग्लादेश जैसे कंट्री पे भी 37% टैरिफ लगाया है, राइट। तो ये सारी चीजें उन्होंने बेसिकली की है। श्रीलंका के ऊपर 44% का टैरिफ है। तो छोटे से छोटा कंट्री, मतलब और भी सीरिया वगैरह, मतलब उन्होंने हर कंट्री का नाम वहां पे डाला हुआ है। मिनिमम 10% टैरिफ तो उन्होंने हर कंट्री के ऊपर लगाया है। तो बेस लाइन 10% टैरिफ जो है वो लगाया इफेक्टिव April 5। 5 अप्रैल से ये टैरिफ जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। फिर जो 25% ऑटो के टैरिफ लगाए थे वो उन्होंने बोले हैं कि वो भी आज जो है रात को स्टार्ट हो जाएंगे। 25% फ्लैट जो है ऑटो के ऊपर टैरिफ, और उसमें भी कंपोनेंट्स वगैरह की भी लिस्ट आई और काफी एक्सटेंसिव लिस्ट है, राइट। तो यही चीज हमें बता रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ये है कि अब अमेरिका में जो जो ऑटो मेकर्स हैं वो कह रहे हैं भाई सारा सामान तो हमारा इंपोर्ट होता है, मेजरली सारे स्पेयर पार्ट। इवन तो हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, मेजरली स्पेयर पार्ट तो इंपोर्ट होते हैं। तो उसके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगने वाला है। तो इसकी वजह से काफी एक्सपेंसिव हो सकती हैं सभी कार्स अमेरिका में, राइट। तो ये एक काफी बड़ा जो है अनाउंसमेंट जो है हुई है, ठीक है। तो 25% की जो टैरिफ है वो आज से शुरू हो जाएगी। ऑटो पार्ट्स के ऊपर जो 25% की टैरिफ है वो 3 मई से शुरू होगी। जो जो टाइमलाइन, ऑब्वियसली ये रात को ही हुआ है, तो जो जो बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने बताया चाइना के ऊपर 34% का जो टैरिफ है ये ओवर एंड अबव 20% टैरिफ जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसके ऊपर है। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया है, राइट। तो ये जो है 25% का जो टैरिफ है उनका प्लान था यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेशन और फेंटनिल के ऊपर, ठीक है। और तो वो शायद लग सकता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर डिटेल्स कुछ नहीं है, बट अभी जो लिस्ट में कनाडा और मेक्सिको जो उनके पड़ोसी देश हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था और सबसे ज़्यादा टैरिफ की बात चाइना और इनके ऊपर ही हुई थी इनिशियली, तो उसके ऊपर वो दोनों कंट्रीज जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या डिटेल्स आएंगे और ये सब चीज़ें हैं। तो अभी क्वेश्चन बस यही आया है कि दे आर स्टिल सब्जेक्ट टू प्लान्स टू इम्पोज 25% tariffs on most imports to US for what Trump says is their role in fueling fentanyl crisis। तो 25% का टैरिफ अभी भी लग सकता है, बट कुछ भी डिटेल नहीं है। अब इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो समझते हैं, ठीक है। तो ये सारा अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे मैंने बोला। हाँ, एक और चीज़ है कि फार्मा के ऊपर
फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए हैं अभी। तो दैट इज अ रिलीफ फॉर इंडियन फार्मा, बट ये बोला है साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि इसके ऊपर भी आगे लगेंगे। तो फार्मा काफी बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया का यूएस में, तो उसके ऊपर टैरिफ अभी नहीं है, राइट। तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव नंबर हम बात कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। बाकी किस पे है किस पे नहीं है वो चीजें जैसे मैंने बोला समझेंगे जैसे जैसे आगे आएगा, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो बेसिकली मार्केट क्लोज होने के बाद ये सारी अनाउंसमेंट हुई थी पहली बात यूएस में। तो यूएस की मार्केट एक्टिव मार्केट क्लोज हो गई थी, वहां पर अब फ्यूचर्स मार्केट चल रही है। तो फ्यूचर मार्केट में नास्डैक अभी 3.81, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3.81% डाउन है फ्यूचर्स मार्केट में, मतलब जो ओपन होगा रात को तो वो इतना ज़्यादा डाउन होने की उम्मीद है। S&P 500 3% डाउन है और डाउ जो है वहाँ का 2% फ्यूचर्स मार्केट में डाउन है। तो ये चीज़ें अभी जो है मार्केट में चल रही है। एशियन मार्केट खुल गए हैं, तो निकी जो है जापानीज इंडेक्स 3% डाउन है। साउथ कोरियन इंडेक्स ASX 200 जो है वो ऑलमोस्ट 2% ऑलरेडी डाउन है। तो ये खुल चुके हैं, तो ये एक्टिव डाउन जो बता रहा हूँ मैं आपको। यूएस की 10 ईयर जी साइकिल एकदम से गिरी है, 4.0% पे आ गई है अनाउंसमेंट के बाद। रीजन क्या है, ऑफ कोर्स भाई अब लोगों को ये लग रहा है कि टैरिफ वगैरह आ रहे हैं तो स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी, क्योंकि सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा। लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा जो ये टैरिफ का देना है वो किसको देना है, वो तो यूएस कस्टमर्स को देना है, वो तो अमेरिका को देना है, राइट। तो ऑब्वियसली अब सब चीज़ें महंगी होने वाली है यूएस में इस चीज़ की वजह से। मतलब अगर ये लगते हैं और ये फुल फ्लेजेडली लगते हैं और हर प्रोडक्ट पे लगते हैं, जब अब ज़्यादा लाइक वो बोलते हैं डेविल लाइज इन डिटेल। तो अभी डिटेल आएगा जब अपने को समझेगा कि इसका एक्चुअल में कितना बड़ा है या सिर्फ ये हेडलाइंस है, राइट। तो वो चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से यूएस जी साइकिल गिरा कि भाई अब स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल भी गिरा, 75 के आसपास चल रहा था, अभी 73 आ गया है, ऑलमोस्ट $2 जो है ब्रेंट क्रूड गिरा है बिकॉज ऑफ दिस। अगेन स्लो डाउन इन डिमांड इज एक्सपेक्टेड, स्लो डाउन इन यूएस इज एक्सपेक्टेड। तो इसके चक्कर में भी यूएस का जो है मतलब ब्रेंट क्रूड भी जो है वो गिर गया है। तो ये सारी चीजें ओवर द नाइट हुई हैं, जबकि यूएस मार्केट क्लोज पॉजिटिव हुआ था। मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम ऑफ, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टैरिफ्स और बड़े टैरिफ जो हैं वो अनाउंसमेंट हुई है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है इसके ऊपर ये चीजें साइन हुई हैं, राइट। और लिस्ट आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, पूरे हर कंट्री की लिस्ट है, जो जो मेन कंट्रीज हैं। इंडिया के ऊपर 26% है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी पूरे के पूरे मतलब शायद 70-80 कंट्रीज के नाम है उसमें, सबकी लिस्ट है। बेस की टैरिफ 10% सब पे लगा हुआ है। टेस्ला का नंबर आया, टेस्ला का जो फर्स्ट क्वार्टर की जो डिटेल आई है उसमें Q1 सेल्स जो है 13% डिक्लाइन हो गया है, राइट। तो ये कंसिस्टेंटली एक वीक डिमांड चल रही है और थोड़ा सा बैकलैश भी चल रहा है अगेंस्ट जो एलॉन मस्क का पॉलिटिकल स्टांस है। तो वो सब चक्करों में 13% के आसपास जो है वो गिर चुका है, और ऑलरेडी जो है 50% जो है टेस्ला का स्टॉक गिर चुका है, राइट। और BYD वगैरह से कॉम्पिटिशन भी बहुत स्ट्रांग चल रहा है। इंडियन न्यूज़ के बारे में जहाँ तक बात करें, हमारा जो PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर है वो पॉजिटिव है, 58.1% आया मैन्युफैक्चरिंग 56.3 से, राइट। तो पॉजिटिव बढ़ा है, 8 महीने का हाईएस्ट आया है, राइट। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड अगेन गोइंग अप। तो ये जो स्लो डाउन वगैरह की जो बात हो रही थी 56-57 पे चला गया था बीच में PMI, तो वो थोड़ा सा आई थिंक इट इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल सिनारियोज। मतलब जो अच्छा खासा ग्रोथ, जो अच्छा खासा एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे ये अच्छी चीज़ जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर ये माना जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो कुछ आज का स्टॉक्स ने अपने अपडेट्स आते हैं ना इनिशियल ईयर के, भी और भी आ रहे होंगे आई एम श्योर। तो कुछ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगेन जो कुछ बैंक्स के जो अपडेट्स आए हैं, राइट, अभी सब मेजरली छोटे छोटे बैंक्स के अपडेट्स आए हैं, तो उसमें ये चीज़ आई है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो स्लो है और क्रेडिट ग्रोथ हायर है। पंजाब नेशनल बैंक की तो खैर सिमिलर है, 13.2% एडवांस ग्रोथ है, मतलब लोन ग्रोथ है, और डिपॉजिट ग्रोथ 13.3 है। बट सेंट्रल बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 7% इंक्रीज हुआ, लेकिन जो क्रेडिट ग्रोथ है जो 16% इंक्रीज हुआ है, राइट। साउथ इंडियन बैंक जो है उसका 5.5% ही डिपॉजिट ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, राइट। और जबकि जो ओवरऑल एडवांस है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 10% के आसपास इंक्रीज हुआ है, राइट। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की बात जहाँ तक हो रही है तो उसमें उनका कासा डिपॉजिट इंक्रीज जो है वो 5.4% जो है इंक्रीज हुआ है, और जो एडवांस है वो ऑलमोस्ट मतलब 15% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली जो बात उदय कोटक की रिसेंटली इंटरव्यू में बोली कि भाई
डिपॉजिट ग्रोथ स्लो इंक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ फास्टर इंक्रीज हो रहे हैं, लोन ग्रोथ फास्टर इंक्रीज हो रही है, डिपॉजिट्स हमें मिल नहीं रही हैं और डिपॉजिट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारे एनआईएम्स पे पड़ सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैंक्स की बढ़ सकती है, क्योंकि कासा वगैरह अगर नहीं आया या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह कम आए तो उनको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा या मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा और वो महंगा पड़ता है, राइट। तो दैट्स व्हाट इट वाज डिस्कशन कि भाई अगर हमें मार्केट से ज़्यादा पैसा उठाना पड़ रहा है बैंक्स को तो एनआईएम्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, और यहाँ के जो नंबर्स हैं वो उस तरह से चीज़ें मतलब संकेत नजर आ रहे हैं उस चीज़ का, तो स्ट्रेस जो रहेगा, और इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट। कंपटीशन इन द बैंक, बिटवीन कंपटीशन बिटवीन पीएसयू एंड, अब पीएसयूज भी बहुत डिपॉजिट जो है वो गार्नर कर रहे हैं, बड़े बैंक्स भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ पे, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ पे नजर आ रहा है, राइट। भारती एयरटेल और नोकिया ने बोला कि भैया 5G सर्विस डिलीवरी के ऊपर हमारा टाई अप जो है हम और ज़्यादा कोलैबोरेशन को बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी उनका कोलैबोरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई हम आर एक्सपेंडिंग देयर कोर नेटवर्क कोलैबोरेशन, ठीक है, ताकि 5G की सर्विस डिलीवरी जो है वो बढ़ा सके। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक कल बढ़ा मेजरली बिकॉज ऑफ गोल्डमैन सैक्स का अपग्रेड, उन्होंने कहा है कि वर्स्ट इज ओवर, राइट, और प्राइस टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि क्यों बढ़ा, वो इसी वजह से मेजरली बढ़ा है। लुपिन ने एक यूके बेस्ड कंपनी को 12.3 मिलियन पाउंड्स में खरीदा है, एक रेना साइंस फार्मा करके कंपनी है, $12.3 मिलियन में 135 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये कंपनी लुपिन ने खरीदी है, और ये जो कंपनी है लुपिन की सब्सिडरी बन जाएगी, राइट। और वो बेसिकली ब्रांडेड इंजेक्टेबल सेफलोस्पोरिन्स है फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, राइट, वो बेसिकली सप्लायर हैं जो कि ईयर पेन में जो है वो यूज होता है। बाजार स्टाइल रिटेल, अब कुछ रिटेल के भी अपडेट्स आते हैं, राइट, अभी डीमार्ट वगैरह का भी आई एम श्योर आएंगे। बाजार स्टाइल का रिटेल का जो अपडेट आया है, उन्होंने कहा है 55% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है Q4 में, विच इज एक्सीलेंट, राइट। और 20% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, 13% ओवरऑल, 15 FY25 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है एक्सपैंड हुआ है, राइट। तो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो है इस कंपनी ने दी है। वी मार्ट का भी रिजल्ट मतलब अपडेट आया है, तो उन्होंने भी 17% जो है वो ग्रोथ बोली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 780 करोड़ रुपीस की, राइट। और कंजम्पशन बूस्ट की बात कर रहे हैं कि FY26 में वी आर प्लानिंग टू सी इवन बेटर, तो इसकी वजह से वी मार्ट का भी स्टॉक काफी बढ़ा था कल। एनटीपीसी ने बोला कि दे आर सीकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट। तो उन्होंने बोला है कि भाई लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कंबाइंड कैपेसिटी 15 गीगावाट्स कंट्री में जो सेटअप होने हैं और 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 का, राइट, उसके लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर्स जो हैं वो इनवाइट किए हैं। एनटीपीसी इज एंटरिंग इनटू न्यूक्लियर पावर एज वेल इट सीम्स, राइट। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रसाद जी का मतलब एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा है कि दे आर ऑल्सो आइंग लिथियम ब्लॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना, तो लिथियम माइनिंग में भी कोल इंडिया जो है वो एंटर करने की जो है बात वहां पर हो रही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मेजर न्यूज है। बाकी सारी आज सबसे बड़ी न्यूज जो है वो टैरिफ्स की थी, और आई एम श्योर मार्केट्स विल रिएक्ट बिकॉज ऑफ दैट, एक्सपेक्टेड नेगेटिव रिएक्शन ही है लुकिंग एट ऑल द अदर, जैसे मैंने बोला कि जापानीज मार्केट और कोरियन मार्केट्स, राइट। बट अगेन बार बार यही सब बोला जा रहा है कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम है, कुछ कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, राइट। फार्मा एक सेक्टर था जिसपे इम्पैक्ट था बड़ा, अब वो अगर फार्मा पे नहीं आता है तो वो देखने वाली बात है कि फार्मा पे तो अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। बट बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं टेक वगैरह में, राइट, और जो यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कितना रहता है, कैसा रहता है, उसके ऊपर चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी। और वो आगे आगे जैसे मैंने बोला डेविल लाइट डिटेल, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। अब क्विकली आपको मैं आज का नॉलेज सेक्शन जो है वो बताता हूँ। अगर ये जो इन्फोग्राफिक है, ये लाइव मिंट जो वेबसाइट है उन्होंने शेयर किया था अपने एक्स चैनल पे, आई थिंक उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, तो काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, राइट। एक आजकल होम लोन का ओडी अकाउंट खुलता है, राइट, काफी सारे ऑप्शंस बैंक जो है ये ऑप्शन देते हैं कि भाई ओडी अकाउंट खोल लो। तो जैसे सबसे फेमस जो है वो एसबीआई का मैक्स गेन माना जाता है, मैक्स गेन अकाउंट, राइट। तो बाकी सबका भी है इस तरह का अकाउंट,
उसमें एडिशनल इंटरेस्ट रेट जो है बैंक चार्ज करता है अगर आप वो ओडी अकाउंट खोलते हो अलॉन्ग विद होम लोन। अगर होम लोन के साथ आप ओडी अकाउंट खोलते हो तो उसमें उसको क्या कहते हैं एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो एसबीआई मैक्स गेन जो है वो 0.4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है, 0.4%, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 0.25 चार्ज करता है, बैंक ऑफ इंडिया 0.25 चार्ज करता है, एक्सिस 0.5% एक्स्ट्रा चार्ज करता है और आईसीआईसीआई 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज करता है अगर हम ये ओडी अकाउंट खोलते हैं तो, ठीक है। और ये टिपिकली इसमें भी कुछ होती है कि भाई आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर आप लेंगे तो ही, जैसे एसबीआई का अगर 30 लाख से ऊपर का लोन है तभी वो ओडी अकाउंट खोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि क्या ये ओडी अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली बेनिफिट ये है कि आप इस ओडी अकाउंट में, अगर आप ओडी अकाउंट खुलता है और आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग कुछ पड़ी है, जैसे इमरजेंसी फंड वगैरह जैसे हमारा रहता है, कुछ पड़ा है पैसा, तो अगर आप उसमें डाल के रखते हैं, राइट, तो आपको उस अमाउंट का जो पैसा आपने डाल के रखा है, आपने प्रीपे नहीं किया लोन, तो जैसे मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया और मेरे पास 5 लाख रुपए ऑलरेडी एक मैंने इमरजेंसी फंड के लिए रखे हुए हैं भाई अपने पास, राइट, तो मैंने प्रीपे नहीं करना है, मुझे प्रीपे नहीं करना है मुझे, लेकिन मैं वो 5 लाख रुपए उस ओडी अकाउंट में रखती है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि उस 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब मेरा जो लोन है, लोन अमाउंट जो है वो एक तरह से 5 लाख से कम हो गया, राइट। और मतलब हाँ, प्रिंसिपल रीपेमेंट करूंगा मैं, वो मेरा ऑटोमेटिकली ईएमआई चलता रहेगा, लेकिन उस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा मैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। अब आपको एक तरह से आप ये मान के चलो कि आपने वो 5 लाख रुपए रखा है ना, तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, मान लो 8% इंटरेस्ट रेट है, 8.5% सपोज इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 8.5% एक तरह से उस 5 लाख रुपए में मिल रहा है, आप ये मान के चलो। और आपका वो एक तरह से मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो उस पैसे को, तो इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हो, या और भी पैसा आता रहता है ना, काफी बार हमें पैसा आता है, हमें यूज नहीं हो रहा, 5-6 महीने के लिए पड़ा हुआ है, हम कभी एफडी में रखते हैं या फिर हम अपना आर्बिट्राज फंड्स वगैरह में रखते हैं, इस तरह की मतलब बहुत सारे, मैं जब बात करता हूँ शॉर्ट टर्म गोल्स वगैरह के लिए, गाड़ी खरीदनी है 6 महीने के बाद, तो मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो पैसा इस ओडी अकाउंट में अगर आप इकट्ठा करके रखते हो, राइट, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने कहा है कि भाई 1 करोड़ का अगर मैंने होम लोन लिया और दोनों के इंटरेस्ट रेट में सपोज 0.2% का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस है, वैसे डिफरेंस ज्यादा है लेकिन यहाँ 0.2 के डिफरेंस के हिसाब से है, और 5 लाख रुपए आपने ओवरड्राफ्ट में डाल के रख दिए, 5 लाख रुपए, राइट। तो अगर आपको 5 लाख रुपए आपने डाल के रख दिए, तो और 1-1 करोड़ का आपने लोन लिया है, तो एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ देखा तो उसमें आपको 26 लाख रुपए का बेनिफिट होता है ओवरऑल, मतलब 21-25 साल का जो होम लोन टोटल है। तो ये चीज जो है वो मतलब यहाँ पर समझाई गई है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग रहता है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को हम जो बड़े लोन्स ले रहे हैं, राइट, होम लोन्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम टिपिकली वी से कि इट इज मोस्टली बेनिफिशियल टू ओपन ए ओडी अकाउंट, राइट, अलॉन्ग विद योर होम लोन, राइट। तो काफी इसका बेनिफिट स्पेशली इमरजेंसी फंड्स का इन्वेस्टमेंट, और ये छोटे मोटे बीच बीच में पैसे एक्स्ट्रा आते रहते हैं और हमें प्रीपे नहीं करने, हमें उसको मतलब हमें चाहिए हो सकते हैं वो पैसे, राइट, तो हमने वो प्रीपे नहीं करने, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम उसको पार्क करते हैं तो उसका काफी बेनिफिट हमें फ्रॉम इंटरेस्ट रेट आउट गो परस्पेक्टिव से मिल जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो इन दिस, क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग हम सब होम लोन्स लेते हैं, और तो ये किस तरह का उसका बेनिफिट है ये जब बताना कि ये बताना था आपको। दैट इज ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज या सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह पे अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। जय हिंद।